हेलो टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड, डूइंग वेल। आइए, आपका स्वागत है। मैं मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं आज की सभा में। और आप पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक के लिए क्विक रिवीजन सीरीज, आरटीक्यू सीरीज। और आज मध्यकालीन भारत का पहला लेक्चर एंशिएंट, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। आइए, आज हम बात करेंगे अरबी और तुर्की, और उसके साथ हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश की। गुलाम वंश और खिलजी वंश की बातें करेंगे हम लोग। ये इस बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, इसकी चर्चा, ये फ्री बैच, इनरोल नाउ पे क्लिक करना है और ये आपको ऐप पे मिलेगा। आइए हम बात करेंगे आज अरबी आक्रमण की। देखो यार, प्री मिडाइवल काल में आपको दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है अरबी आक्रमण, मतलब मध्यकाल में आपको तीन चीज पढ़नी है: प्री मिडाइवल, दिल्ली सल्तनत और मुगल। प्री मिडाइवल में आपको पढ़ना है अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण। अरबी आक्रमण में हम लोग शुरू करेंगे आज, और फटाफट शुरू करेंगे। अरबी आक्रमण में पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम और अरबी आक्रमणकारी था। आज हम लोग थोड़ी सी छोटी सभा लेंगे, क्योंकि कल परसों मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर में चोट लगी है, तो बहुत देर मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। लेकिन अभी परीक्षाएं हैं और शिक्षक होना जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो आज की सभा थोड़ी सी छोटी करेंगे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश तक, और उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे आगे। तो प्री मिडाइवल, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम और पहला अरबी आक्रमणकारी है, इसका उद्देश्य है भारत की धन संपदा को लूटना और भारत में इस्लाम का प्रसार करना। 711 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, यानी सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया। इसने सिंध को जीत लिया, और सिंध को जीतने के बाद ये रुकने वाला नहीं है। 713 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया, और मुल्तान को इसने स्वर्ण नगरी, सिटी ऑफ गोल्ड कहा है। इसके बाद इसने सिंध में सबसे पहले जजिया कर लगाया। शुरुआत में जजिया कर केवल और केवल जजिया कर एक सुरक्षा कर है, जिसे केवल गैर मुसलमानों पर लगाया गया, और प्रारंभ में ब्राह्मणों को इस कर से क्या मिली? छूट मिली थी। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर वो पहला मुगल बादशाह जिसने जजिया कर को हटा दिया। अकबर के अलावा कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन ने भी जजिया कर हटा दिया, इसीलिए जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। और उसके बाद एक पहला मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर हटाया, यह पूछा हुआ प्रश्न है, तो जवाब है बहमनी शासक है अलाउद्दीन बहमन शाह। इसने सबसे पहले जजिया कर हटा दिया। शेर शाह सूरी ने जजिया कर को नगर कर कहा है, सिटी टैक्स कहा है, और औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लगा दिया, और अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अरबी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो अरबियों से हमने ऊंट पालना सीखा है, खजूर की खेती करना सीखा है, और मौसम विज्ञान सीखा है। अल मसूदी को हम लोग मौसम विज्ञान का जनक मानते हैं। अरब पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दशमलव का ज्ञान हुआ, ज्योतिष का ज्ञान हुआ, शून्य का ज्ञान हुआ, और नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान हुआ है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार हैं जो शतरंज के खेल को अरब से आयातित मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शतरंग नाम का एक खेल था जिसे हम शतरंज मानते से। देखो, शतरंज में क्या होता है? 8 सिपाही, शतरंज में 4 सेना, तो पैदल सेना 8 सिपाही, फिर घुड़सवार सेना 2 घोड़े, फिर हाथी की सेना तो 2 हाथी, और फिर ऊंट की सेना तो 2 ऊंट। तो 4 प्रकार की सेनाओं का खेल हमारे यहाँ चतुरंग था, और अमीर खुसरो ने इसी को माना है शतरंज। अरबी आक्रमणकारी के बाद हम पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में सबसे पहला आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। यह अल्पतगीन का दामाद और उसका गुलाम है। अल्पतगीन का दामाद है, ये पुत्र नहीं है। अल्पतगीन का क्या है? ये दामाद है, ठीक है। ये अल्पतगीन का क्या है? दामाद है, और उसका और महमूद गजनवी का पिता है। महमूद गजनवी इसके बाद आक्रमण करेगा, और महमूद गजनवी ने 1001 से 1028 तक
17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण पंजाब के शासक जयपाल पर हुआ और इसने जयपाल को पराजित किया और जयपाल शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगा। इसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों पर होगा और इसने अपने 16वें आक्रमण में 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। क्या किया इसने? सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था और आपसे पूछा गया है कि उस समय कश्मीर की शासिका कौन है, तो रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका है। महमूद गजनवी के दरबार में उतबी, फिरदौसी, बैहाकी, अलबरूनी, तूसी और उसरी जैसे विद्वान रहते थे और एक सैयद सालार मसूद गाजी ये महमूद गजनवी के सेनापति थे। इनका मकबरा बहराइच के उत्तर प्रदेश में है। एकमात्र योद्धा संत हैं ये। फिरदौसी ने गजनवी की जीवनी शाहनामा की रचना की। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। होमर जो है वो यूरोपियन नाटककार है जिसने इलियड और ओडिसी 2 रचनाएं की हैं और उतबी ने लिखा है किताबुल यामिनी। मोहम्मद गोरी अगला तुर्की, इसके वंश का नाम है संशबानी वंश, पूरा नाम है मोहम्मद सिहाबुद्दीन गोरी। उद्देश्य है इस्लाम की स्थापना और साम्राज्य का विस्तार। इसने 1175 में मुल्तान को जीता। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया लेकिन गुजरात के राजा भीम सेकंड से पराजित हुआ और यह भारत में इसकी पहली पराजय थी। 1179 में इसने पेशावर को जीता, 82 में देवल को और 1185 में इसने सियालकोट को जीता। 1188 में इसने भटिंडा पर आक्रमण करके वहां के किले तबरहंद पर कब्जा कर लिया और अब झगड़ा होगा 1191 में तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हैं जिनका मूल स्थान अजमेर था और अजमेर के ये शाकंभरी चौहान हैं और इनका पूरा नाम पृथ्वीराज तृतीय भी है। दूसरा युद्ध है तराइन का युद्ध। 1191 में मोहम्मद गोरी तराइन के पहले युद्ध में हार करके गया और 1192 में जयचंद ने मोहम्मद गोरी को चिट्ठी लिख के बुलाया कि माय डियर मोहम्मद गोरी कम हियर आई विल हेल्प यू। दोनों मिलकर के लड़े और इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर के ये गोर लेके चला गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई जिन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासों की रचना की है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। अगला युद्ध जयचंद से भी होगा। 1194 चंदावर का युद्ध होगा और इस युद्ध में जयचंद पराजित होगा और मारा जाएगा। जयचंद जो है कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था और मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति वाले और नंदी की आकृति वाले सिक्के चलाए और उस पर देवनागरी में लिखवाया श्री मोहम्मद बिन साम। 1206 में दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो बंगाल और बिहार पर आक्रमण करके जीतेगा और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसने बिहार में बख्तियारपुर नामक एक शहर बसाया है और नालंदा विश्वविद्यालय में वहां का पुस्तकालय था उसमें आग लगा दिया। भारत में गोरी का अपना कोई वंशज नहीं, इसलिए इसने अपने एक गुलाम को ऐबक को भारत सौंप करके चल दिया और भारत में आज भी तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसको मानते हैं? मोहम्मद गोरी को मानते हैं। अब शुरू होगा दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना करेगा इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है गुड़खा तसले में या GKTSL। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। गु से गुलाम, गुड़ से गुलाम है, खा से खिलजी, तसले में त से तुगलक, स से सैयद, ल से लोधी। तो गुड़खा तसले में। तो स्लेव डायनास्टी इस वंश के शासकों की पूरी लिस्ट है और अब सवाल आता है कि इस वंश के शासकों में आइए हम बात करते हैं सबसे पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की। इस वंश को गुलाम वंश के बजाय मामलुक वंश भी कहा जाता है। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश कहा। क्या कहा?
मामलूक वंश। मामलूक का मतलब होता है गुलाम या गुलामों के संतान। मामलूक का मतलब क्या होता है? गुलाम या गुलामों के संतान, यानी वो लोग जो स्वयं गुलाम हैं या गुलामों के क्या है, बाल बच्चे हैं। उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मामलूक। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी कुरान ख्वाह, क्योंकि उसे कुरान रटा हुआ था। यह स्वयं को गोरी का सेनापति कहता है, इसलिए इसकी उपाधि है सिपाह सालार। ये लाखों रुपया दान करता है, इसलिए इसकी उपाधि लाख बख्श है। और ये हाथियों को दान करता है, इसलिए इसकी उपाधि पील बख्श भी है। इसने कुछ बिल्डिंगें बनवाई। पहली बिल्डिंग है कुबतुल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली में बना है कुतुब मीनार के कैंपस में, और इसे भारत का पहला मस्जिद मानते हैं। दूसरी बिल्डिंग है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में बना है। कहां बना है? ये अजमेर में बना है। ये संस्कृत स्कूल को तुड़वा करके बनवाया गया। और तीसरा है कुतुब मीनार। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कुतुब मीनार दिल्ली में। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसे बनवाया गया। अगला है फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने इसका मरम्मत करवाया है। विद्वान है इसके दो, ताज उल माशिर और फख्र ए मुदब्बिर। ये दो, ताज उल माशिर लेखक हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर को इसने संरक्षण दिया है। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके ये लाहौर में मर गया। इसका मकबरा भी कहां है? लाहौर में है। और चौगान का मतलब होता है पोलो। इसके मरने के बाद इसका गुलाम और इसका दामाद, एक ही आदमी है इल्तुतमिश, वो गद्दी संभालेगा। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। इसने बहुत अच्छे से दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश वो पहला व्यक्ति है जिसने अपने बेटे नासुद्दीन महमूद के लिए मकबरा बनवाया था, इसीलिए भारत में इसे मकबरा निर्माण का पिता कहते हैं। और इसके बेटे के लिए जो मकबरा बनवाया उसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, जो दिल्ली में है। इतिहासकारों ने इसे सुल्तान ए सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान कहा है, या सुल्तान ए आजम कहा है, यानी राजाओं का राजा कहा है। इसने बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए। पहला कार्य, इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्टैब्लिश किया, क्योंकि भाई दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर नहीं, दिल्ली ट्रांसफर किया। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को इसने मजबूत किया और इसके लिए इसने अपने राज्य को इक्ताओं या जिलों में बांटा और इक्तदारों की वहां पर नियुक्ति की। इसने इक्तदारों का नियमित ट्रांसफर भी कराया, रेगुलर ट्रांसफर चल रहा है। और यह पहला तुर्क शासक है जिसने दोआब के महत्व को समझा और अब दोआब में 2000 इक्ताओं का गठन किया। यह पहला सुल्तान है जिसने केंद्रीय सेना के संकल्पना की बात की। हालांकि स्टैब्लिश नहीं कर पाया, वो अलग बात है, लेकिन पूछा हुआ सवाल है कि सबसे पहले केंद्रीय सेना की संकल्पना किसने दी? तो इल्तुतमिश ने दी। इसने बेहतर प्रशासन के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया, जिसे दल चालीसा या तुर्कान चहलगान कहा गया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने प्रशासनिक संरचनाओं की नींव रखी और इसने फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। इल्तुतमिश मुद्रा विशेषज्ञ था। इसने चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जितल चलाया। इसने अपने सिक्कों पर उस शहर का नाम लिखवाया जहां उन्हें ढाला गया है और यह पहला शासक है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने जंजीरी न्याय व्यवस्था को भी क्या किया? प्रचलित किया है। इसके अलावा इसने दिल्ली में मदरसा ए मुइजी बनाया है और खलीफा से अपने पद की मान्यता को प्राप्त किया है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान बना है और प्रोफेसर आर पी त्रिपाठी कहते हैं कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक श्री गणेश इसी के शासनकाल से माना जाता है। जब यह शासक बना तो उसके सामने समस्या थी, एक मोहम्मद गोरी के गुलाम कुबाचा और एल्दोज और दूसरा मंगोलों के आक्रमण की समस्या। इसने कुबाचा को गिरफ्तार किया और लाकर के बदायूं में जेल में बंद कर दिया। बदायूं में बेचारा मर गया। इसने एल्दोज को 2 बार हराया और इस हार कर शर्म के मारे एल्दोज सिंधु में कूदकर जान दे दिया। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या हुआ कि एक बार ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी भाग करके दिल्ली सल्तनत पहुंचा। कहा, हुजूर हमको शरण दीजिए। इसने मना कर दिया, बाप भाग यहां से। शरण देने से मना कर दिया। अगर उसको शरण देता तो ये मंगोलों को इनवाइट करता कि आ मुझे मार। सुना कहावत, आ बैल मार। तो नहीं, इसने मना कर दिया और इसने मंगोल आक्रमण से अपने राज्य को बचा लिया।
इसके अलावा अवध में पृथु का विद्रोह हुआ है और इस विद्रोह का इसने बलपूर्वक दमन किया। हालांकि इस विद्रोह में इसने 1,20,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी। इसी वजह से मुसलमानों ने नाराज होकर के इसकी एक बार मस्जिद में नमाज पढ़ते समय मारने की कोशिश की थी। इसने रणथंभौर का अभियान किया और जीता। इसके पहले रणथंभौर 70 बार आक्रमण किया गया है, लेकिन सभी असफल रहे। यह पहला व्यक्ति जिसने रणथंभौर को जीता है। इसके बाद 1232 में ग्वालियर का विजय करेगा और ग्वालियर को जीतने के बाद अपने सिक्कों पर अपनी बेटी रजिया का नाम लिखवाएगा और अनाउंस करेगा कि रजिया उसकी उत्तराधिकारी है। 1236 में इसने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बामियान, आज अफगानिस्तान में है, इस पर आक्रमण किया और यह इसका अंतिम सैन्य अभियान था। यहां पे आपका इल्तुतमिश समाप्त होता है। इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया महान शासिका, रजिया पूर्ण पुरुषों के वेश में आती थी। रजिया के बारे में कई कथन है। रजिया दुनिया की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया के बारे में एक निजामी साहब लिखते हैं कि रजिया का सुल्तान बनना दिल्ली की जनता और रजिया के बीच एक समझौता था, जिसमें दिल्ली की जनता से रजिया ने कहा कि मुझे सुल्तान बनाओ। रजिया लाल वस्त्र पहन करके आती है और दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है और ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली की जनता ने किसी शाही मामले में दखल लेकर के किसी सुल्तान का चुनाव किया है, किसी को सुल्तान बनाया है। मिनहाजुस सिराज रजिया के बारे में कहते हैं कि रजिया का याकूत के प्रति लगाव आपराधिक था और याकूत से प्यार करती है। याकूत एक अब्सीनियन हबसी है जो अश्वशाला में सबसे निचले लेवल का गुलाम था और इसको प्रमोट करके इसने क्या बना दिया, अश्वशाला का अध्यक्ष अमीर याखुर बना दिया। पूछा हुआ सवाल है, ध्यान देना है। रजिया लाल वस्त्र धारण करके, आपको बताया भी मैंने कि दिल्ली से जनता से न्याय मांगा और ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली की जनता ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और सुल्तान बनाया। मिनहाजुस सिराज कहते हैं कि रजिया में वो सारी योग्यताएं थी जो एक अच्छे शासक में होनी चाहिए, लेकिन उसका एकमात्र गलती था उसका औरत होना। लेनपुल कहते हैं कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ शासकों की सूची में होता। यही बात एल्फिंस्टन भी कहता है, यही बात एल्फिंस्टन भी कहता है। रजिया की हत्या में दल चालीसा का बहुत योगदान है। दल चालीसा इल्तुतमिश ने बेहतर प्रशासन के लिए बनाया था और दल चालीसा के मेंबर अल्तुनिया भी था और एतगीनी भी था। रजिया जैसे दरबार में आएगी तो लोगों को बड़ा तकलीफ होगा रजिया के दरबार में आने से, इसलिए लोग जानबूझ करके विद्रोह करेंगे ताकि रजिया दरबार में न आए, रजिया बाहर बाहर घूमती रहे। और उसी विद्रोह के क्रम में एक विद्रोह किया भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने। अल्तुनिया ने पहले रजिया याकूत को मार दिया और रजिया को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अल्तुनिया ने रजिया को प्रपोज किया। रजिया के पास भी और कोई चारा नहीं था तो अल्तुनिया का प्रपोजल रजिया ने एक्सेप्ट कर लिया और उससे शादी कर ली। अब अल्तुनिया और रजिया दोनों दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तभी 1240 में कैथल में कुछ डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी, रजिया को मार दिया। ठीक है, ये रजिया के मरने के बाद राजा बना बहराम शाह। हालांकि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तभी हो पाएगा। ये क्विक रिवीजन बैच उनके लिए होता है जो एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, नॉट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि ये सारा काम मैं 20 क्लास में पढ़ाता हूं। आपको एंशिएंट 2 क्लास में पढ़ाया है, वो मैं 20 क्लास में पढ़ाता हूं। मिडाइवल कम से कम 14-15 क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी समय इतना है नहीं, इसलिए फटाफट करा रहे हैं। बहराम शाह ये रजिया के हत्या का वो था, कॉन्स्पिरेटर था और रजिया की हत्या के बाद सुल्तान बना। दरअसल इसको केवल अयासी करने से इसलिए इसने एक नया पद बना दिया, नाइब ए मुमल्लिकत। नाइब ए मुमल्लिकत का मतलब है डेप्यूटी सुल्तान, एक ऐसा आदमी जो सारा पावर रखता है जो सुल्तान रखता है, बस एक पावर छोड़ करके वो सुल्तान की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो सुल्तान के गद्दी पर नहीं बैठेगा। ठीक है, इसी ने एतगीन को इस पद पर सबसे पहला अपॉइंट किया गया और एतगीन ही वो आदमी जिसने रजिया की हत्या कराई थी। इसके बाद अगला शासक है नासरुद्दीन महमूद 1246 से 66। उपाधि है दरवेश।
ये बेचारा कुरान की नकल लिख करके बेचता है, ये इस्लामिक टोपियां सिल करके बेचता है। ये इल्तुतमिश का पोता था, उसके बड़े बेटे नासरुद्दीन महमूद का ये बेटा है, और इसीलिए इल्तुतमिश ने इसका नाम नासरुद्दीन महमूद रखा है। इसके बारे में किताब लिखी है तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज ने, और इस किताब में इसे दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया है। इसामी इसे धर्मपरायण शासक कहता है। इसके काल में बलबन नाइब के पद पर था, और बलबन ने जानबूझ करके इसे अपना दामाद बनाया और इसके दूध में जहर मिला के इसे पिलाना शुरू किया, ताकि ये पुत्र उत्पत्ति ना कर सके। ये नपुंसक हो गया, और बलबन को इसी सुल्तान ने उलूग खां की उपाधि दी है। नासरुद्दीन की हत्या का आरोप इतिहासकारों ने बलबन पर लगाया है, और इसे खुफिया कातिल कहा है। क्या कहा है इसे खुफिया हत्यारा कहा है, इसे खुफिया कातिल कहा है। इसने इल्तुतमिश के कई वंशजों को, छोटे छोटे बच्चों को इसने मरवा दिया, और अब राजा बनेगा बलबन। बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर 20 साल नाइब के रूप में और 20 साल सुल्तान के रूप में शासन किया। हालांकि आपसे पूछो तो 20 साल ही बताना, 40 साल मत बता देना, ठीक है। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। बलबन कहता है कि मैं खुदा का तोहफा हूं, और कहा कि अल सुल्तान अल जिल्ली अल्लाह, कहा मैं यानी सुल्तान खुदा की परछाई है, सुल्तान खुदा का तोहफा है, और सुल्तान क्या है? खुदा की परछाई है। यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने नॉन इस्लामिक या गैर मुस्लिम परंपराओं या पारसी परंपराओं को दरबार में चालू किया। सिजदा, पैबोश और नवरोज। सिजदा क्या है? कमर के बल पर झुक करके सुल्तान को सलाम करना। पैबोश क्या है? सुल्तान के दाहिने पैर के अंगूठे को चूमना। और नवरोज क्या है? पारसियों का नया साल है। तो इसने ये सारी गैर इस्लामिक परंपराओं को स्वीकार किया। बलबन एक ऐसा शासक जिसे दरबार में तड़क भड़क बहुत पसंद है, बड़ा ठाठ बाट पसंद है, और ये जो है तुर्की नस्ल की शुद्धता में विश्वास करता है। यह कहता है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी भुजाएं फड़कने लगती हैं, मेरी भौहें चौड़ी हो जाती हैं, और मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। इसने गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के, वहां के दीवारों पर लिखवाया है कि मैं खलीफा का सहायक हूं। और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी कठोरतम सजा। इसके डिक्शनरी में माफी जैसा शब्द है नहीं। ये क्या करेगा? ये हर गुनाह की सजा देगा, माफी वफी नहीं देगा। इसने खुद को अफरासियाब का वंशज कहा है। अफरासियाब शाहनामा की का एक योद्धा पात्र है। अफरासियाब के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इसकी तलवार खून से नहा के ना निकली हो, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इसने खून खराबा न किया हो। तो ये जो है अफरासियाब शाहनामा का योद्धा पात्र है, और यह तुर्की नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। इसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, और स्वयं वो उस दल का सदस्य था। इसे मालूम था कि इस दल के लोगों ने केवल और केवल क्या किया है? हत्याएं की हैं, कत्ल किया है, राजाओं को मारा है। बर्नी इसे भी खुफिया कातिल कहते हैं। कहता है कि क्या है ये? कहता है कि ये खुफिया कातिल है। बलबन के सामने पहला चैलेंज था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, और इसके लिए क्या करेगा? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जहां से मंगोल आने का खतरा है, वहां पर किले का निर्माण कराएगा, पुराने किलों की मरम्मत कराएगा। मेवाती जो लूटपाट करने वाली जनजाति थी उसको सेना में भर्ती किया, और सेना में इसने 2 नए विभागों का गठन किया, दीवाने अर्ज और दीवाने वरीद। एक बार क्लास सुनने का है आपको डेली, और डेली 2 बार, मिनिमम 2 बार पूरा पीपीटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे सवाल कर लेंगे आप। बलबन के बाद कैकुबाद और क्यूमर्श 2 शासक बने, और यहीं पे आपका गुलाम वंश समाप्त हो गया, और अब स्टैब्लिश होगा खिलजी वंश। एक बात और जान लीजिए, यहां से सवाल पूछा है, बलबन के काल में ही बलबन का एक गुलाम है तुगरिल खां, जिसने विद्रोह किया, और किसी गुलाम के द्वारा किया गया पहला विद्रोह था। क्या था ये? दिल्ली सल्तनत में किसी गुलाम के द्वारा किया गया पहला विद्रोह था।
दिल्ली सल्तनत में क्या था, गुलाम के द्वारा किया गया पहला विद्रोह था और तुगरिल खान ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। बलबन अपने नाम से सिक्के भी चलवाएगा, खुतबा भी पढ़ेगा और यहां पे गुलाम वंश समाप्त होता है। अब आएगा खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यों में, राजवंशों में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है केवल 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। सबसे ज्यादा किसने किया है? तुगलक वंश ने। संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसका आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों नीचे वाले आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है बलबन का बॉडीगार्ड था और इसी ने बलबन के पोते को मार दिया और बेचारा रोते हुए, बुढ़ापा आ चुका है तो अपराध भाव से ग्रसित होकर रोते हुए अपने आप को राजा बनवाएगा। तो बलबन के लाल महल में अपराध भाव से ग्रसित होकर क्या करेगा? ये अपना राज्याभिषेक करवाएगा। ये पहला उदारवादी निरंकुश सुल्तान था। ये अपने विद्रोहियों को भी माफ कर देता था और पहला विद्रोह किया है कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू सरवर ने। इस विद्रोह का दमन करने के लिए इसने अपने भतीजे को भेजा कि जाओ अलाउद्दीन दमन करके आओ। अलाउद्दीन पकड़ करके लाया मलिक छज्जू को, लेकिन जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू को माफ कर दिया, कहा जाओ भागो यहां से, और उसकी जगह अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का क्या किया? सूबेदार बना दिया। इसके बाद विद्रोह किया है ताजुद्दीन कूची ने। जब ये रणथंभौर अभियान पर गया था तो इसने सुल्तान को मारने का प्रयास किया, इसे भी इसने माफ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, रणथंभौर में इसने केवल और केवल नगर जीता है, किला नहीं जीता। और जब इसे लोगों ने कहा कि किला जीतो यार, जाके लड़ो, बैठा रहता है, सुल्तान है, तो इसने कहा कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। यह साफ साफ मना कर देगा कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं, मैं किले वेले नहीं जीतने वाला। इसने मना कर दिया किले जीतने से। इसके बाद सीधी मौला, ये ईरानी सूफी संत है, इस पर सुल्तान को मारने के षड्यंत्र करने का आरोप है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके बाद भी इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। यानी इसने बड़े सरदारों, बड़े सामंतों को तो माफ कर दिया, लेकिन एक सूफी संत को इसने माफ नहीं किया। ये एक स्टेटमेंट देता है कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं। ये झूठा आदमी है, ठीक है, हाँ, झूठ बोलता है। मैं इसी रणथंभौर अभियान के से कहा कि मैं अपने सैनिक के एक बाल के बदले 10-10 किले निछावर कर दूं, क्योंकि डरपोक आदमी से किला जीता नहीं जा रहा था। 1296 में इसी के शासनकाल में इससे आज्ञा लेकर के इसका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान देना सुल्तान जलालुद्दीन है, सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। जब रामचंद्र देव को पराजित करके वो लौट रहा है तो ताऊ बड़ा खुश है, बड़ा फुदक रहा है ताऊ, और ताऊ गया मिलने, ताऊ गया स्वागत करने। भतीजे ने चाचा को या सुल्तान को या ससुर को मार दिया। ये सुल्तान भी है, ये उसका ताऊ भी है और ये उसका फादर इन लॉ भी है। तो भतीजे ने मार करके क्या किया? खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और अब आपको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आइए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। आइए हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे अभी खिलजी वंश में, और अलाउद्दीन खिलजी का पहले हम पढ़ेंगे परिचय। इसने भी 1296 में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। इसके बारे में दो ही बात आपको पढ़नी है, एक पढ़ना है इसका साम्राज्य विस्तार और दूसरा पढ़ना है इसके सुधार। साम्राज्य विस्तार को हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट करके पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए इसके साम्राज्य विस्तार को। परिचय में इसका प्रारंभिक नाम या इसका वास्तविक नाम अली गुरशाप था। उपाधियां इसकी सिकंदर एशानी, सिकंदर द्वितीय, पृथ्वी का सुल्तान, दिल्ली का साम्राज्यवादी सुल्तान, जनता का चरवाहा और सल्तनत काल का समुद्रगुप्त मिलता है। इसने दिल्ली में हौज खास, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा और सीढ़ी का किला बनवाया है।
और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक राजा रहेगा। ये चाहता है एक नए धर्म की स्थापना करना, लेकिन इसका एक दोस्त है दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क, उसके कहने पर इसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। ये दूसरा प्लान रखता है विश्व विजय का, और उसने भी इसको भारत विजय में कन्वर्ट कर दिया। अब ये करेगा भारत विजय, और उसके लिए करेगा ये सैन्य अभियान उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। अब ध्यान देना कि इसके साम्राज्यवाद करना पड़ेगा, और साम्राज्यवाद के लिए इसे करना पड़ेगा युद्ध। युद्ध के लिए चाहिए सेना, सेना को चाहिए हथियार, हथियार के लिए चाहिए राजस्व, और राजस्व कहां से आएगा? सुधार करने से आएगा राजस्व। गुजरात एक्सपीडिशन 1296 से 97 तक गुजरात का अभियान होगा। सेनापति है उलूग खां और नुसरत खां। ये सब जाएंगे आक्रमण करने। गुजरात का राजा है राय कर्णदेव, और रास्ते में ये जैसलमेर को लूट लेंगे। गुजरात के राजा राय कर्णदेव को पराजित किया इन लोगों ने और मार डाला, और उसकी बेटी, उसकी पत्नी कमला देवी को अपने साथ लेकर के आए। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने ब्याह कर लिया। इसकी बेटी है देवल देवी, जिसके ऊपर लिखा है आशिकी, क्योंकि देवल देवी से प्रेम करता है अलाउद्दीन का बेटा खिज्र खां। खंभात के बाजार से गुजरात आक्रमण के दौरान ही इसके सेनापति नुसरत खां ने 1000 दिनार में एक गुलाम खरीदा, जिसका नाम मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है। 1301 में रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पर शासक है हमीरदेव, जो अंतिम चौहान राजा है, और सेनापति वही दोनों उलूग खां और नुसरत खां। राजा हमीरदेव पराजित हुए और मार दिए गए, और इनकी पत्नी रंग देवी ने अपने तमाम महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इसे मध्यकाल का पहला जौहर कहा जाता है। 1303 में इसने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के राजा वंश है गुहिलौत वंश, और इनकी पत्नी है पद्मावती। महाराणा रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल हैं, जिसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किताब लिखी गोरा और बादल। और अमीर खुसरो इस आक्रमण में गए थे, और अमीर खुसरो ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ का किला हिंदुओं के 7वें स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचा है। इस आक्रमण की जानकारी हमें पद्मावत से मिलती है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और ध्यान दीजिएगा, पद्मावत श्रृंगार रस की पुस्तक है, और शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई। कब लिखी गई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई। राणा रतन सिंह की हत्या के बाद, मृत्यु के बाद, महारानी पद्मावती ने सामूहिक जौहर कर लिया, यानी तमाम महिलाएं। अब एक कुछ किताब मिलता है 1600, 16000, मुझे नहीं पता कि 16 के 1600 के 16000, लेकिन हाँ बड़ी संख्या में जौहर किया। इसे मध्यकाल का दूसरा जौहर कहा जाता है। आपको बताया था मैंने स्टेटमेंट कि इस समय अमीर खुसरो कहता है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग क्या था? हिंदुओं के 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का सूबेदार बनाया, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद। 1305 मालवा राजा महलक देव, और महलक देव को इसने क्या किया? पराजित किया। शिवना शीतल देव पराजित हुए, और कमालुद्दीन को गवर्नर बनाया, और हार के बाद शिवना के किले का नाम खैराबाद कर दिया। 1311 में जालौर पर आक्रमण किया। जालौर के राजा हैं कान्हड़ देव, और कान्हड़ देव को हराया। यह उत्तर भारत का अंतिम सैन्य अभियान है इसका, और जालौर के किले का नाम क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? जलालाबाद। दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा करेंगे हम लोग। दक्षिण भारत के सभी अभियानों में इसका सेनापति मलिक काफूर था। दक्षिण भारत के सभी अभियानों में अमीर खुसरो भी साथ में गए थे, और अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का शासक था, जिसने विंध्य पर्वतमाला को पार किया। ठीक है, अमीर खुसरो सूफी संत हैं और कवि भी हैं। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला शासक है। 1307 में दक्षिण भारत पर आक्रमण करेगा। राजा है वहां के रामचंद्र देव, और रामचंद्र देव पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। और यह आक्रमण गुजरात के राजा राय कर्णदेव की बेटी देवल देवी के लिए किया गया है। इसकी मां चाहती है कि यह चली आए, इस्लामिक सत्ता को स्वीकार कर ले। राजा रामचंद्र देव पराजित हुए, इनको
पकड़ करके दिल्ली लाया गया, और जब दिल्ली लाया गया तो इनको दिल्ली में राय रायन की उपाधि दी, दिल्ली में इनको राजअतिथि का दर्जा दिया, चांदी की तलवार दी गई। अलाउद्दीन खिलजी 1 महीना इनको रखता है और 1 महीना इनका स्वागत करके नवसारी जिला देता है, देवगिरी का पूरा राज्य इनको लौटा दिया और 1 लाख चांदी का सिक्का देकर के इनको 1 महीना बाद विदा करता है। बदले में ये भी अपनी बेटी इल्लपल्ली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देते हैं। ये विवाह, ये आक्रमण देवल देवी के लिए हुआ था, देवल देवी को भी साथ में लाया गया और उसका विवाह, उसका निकाह खिज्र खां से कर दिया गया। बर्नी कहता है कि रामचंद्र देव ने फिर पूरे जीवन अलाउद्दीन खिलजी का विरोध नहीं किया। 1309 में वारंगल पर आक्रमण किया जाएगा। राजा प्रताप रुद्रदेव वंश काकतीय और काकतीय वंश में हराने गया मलिक काफूर, दक्षिण भारत के सभी सैन्य अभियानों का सेनापति मलिक काफूर, और प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश का राजा हार गया, और जब हारा तो अपनी सोने की मूर्ति बना करके उसको सोने की जंजीरों से जकड़ करके मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। इतना ही नहीं, प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भी गिफ्ट में दे दिया, और इसके बाद कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकला था, और ये इसके बाद 1000 ऊंटों पर सोने और चांदी के गहने लेकर के मलिक काफूर वापस आया। 1310 में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा लेकर के द्वार समुद्र पर आक्रमण किया। राजा वीर बल्लाल देव, होयसल राजवंश और वीर बल्लाल देव पराजित हुए और टैक्स देना स्वीकार किया। अगला आक्रमण वीर पांडे और सुंदर पांडे पर होगा, पांडे राजवंश पर होगा। पांडे राजवंश हार तो गया लेकिन कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की, हमेशा स्ट्रगल करते रहे। मलिक काफूर जब किला नहीं जीत पाया तो उसने लिंग महादेव का ये सोने का मंदिर है, इसको इसने लूटा है। शंकर देव, देवगिरी पर अगला आक्रमण हुआ। रामचंद्र देव का बेटा है और बाप के मरने के बाद इसने स्वयं को इंडिपेंडेंट शासक घोषित कर लिया, और मलिक काफूर फिर आक्रमण करेगा, इसको मार डालेगा और मार करके देवगिरी को प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लेगा। कहां? खिलजी साम्राज्य में। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ बिल्डिंगें बनवाई हैं, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमियत खाना मस्जिद। क्या क्या सुधार है? तो आइए हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। सबसे पहले ये टैक्स बढ़ा देगा क्योंकि इसको चाहिए पैसा। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि इसको बड़ी सेना रखनी है और बड़ी सेना को सैलरी और हथियार देना है। तो टैक्स बढ़ा के इसने क्या कर दिया? 25% से बढ़ा करके 50% कर दिया। इसने 2 नए कर लगाए, हाउस टैक्स और चराई कर, यानी घर के आकार पर कर लगाया, और दूध देने वाले जानवरों पर भी इसने कर लगाया। ये जमीन की नाप करके कर लगाता है, तो ऐसा करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान है जो जमीन को नापेगा और नाप करके कर लगाएगा। इसने बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम को लागू किया, इसने प्राइस कंट्रोल भी लागू किया, और इसने बंजर भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन दिया। इसने सरकारी जमीन को वापस छीन लिया। जिस आदमी के पास गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी जमीन थी, उसको इसने वापस छीन लिया, और वापस छीनकर इसने सरकारी जमीन में वृद्धि की और उसको खालसा भूमि में तब्दील करा के उस पर खेती करवाई। इसके पीडीएस सिस्टम, इसके बाजार व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण को हम लोग पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और अमीर खुसरो कहता है कि इसके बाजार व्यवस्था का उद्देश्य दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम कीमत पर सुनिश्चित करना था। इसके शासनकाल में कभी भी कोई भूखा नहीं सोया, ऐसी भी चर्चा मिलती है। प्रशासनिक सुधार, इसने नृत्य, संगीत और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने सार्वजनिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसने दरबारियों के आपसी वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दिया। दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की। दीवान ए रियासत नामक एक नया विभाग बनाया जो राजस्व विभाग था, और अब ये करेगा सेना में सुधार। सेना के लिए इसने स्थायी और केंद्रीय सेना रखी। सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। सेना को रेगुलर ट्रेनिंग दिया, और सेना के लिए क्या लिखवाया इसने? हुलिया व्यवस्था, यानी अब घोड़ों को दागा जाएगा ताकि लड़ाई के समय घोड़ों की अदला बदली ना हो सके, और सैनिकों का चेहरा लिखा जाएगा ताकि वो सैनिक भी बदले न जा सके। और इसके बाद आपका तुगलक वंश शुरू होगा। तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है, जिसने 94 साल शासन किया, और इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक।
ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश में कुल 8 राजा हुए और तुगलक जातीय नाम न होकर के व्यक्तिगत नाम है। इसका पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक है नासरुद्दीन तुगलक। कुल 94 साल तक शासन किया इस वंश ने, जो सर्वाधिक है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर निरंकुश, उदारवादी और लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना करने के लिए जाना है। इसने कृषि का विकास किया और इसके लिए इसने जो है नहरें बनवाई, और ऐसा करने वाला यह दिल्ली का पहला शासक है। जलालुद्दीन और गयासुद्दीन खिलजी तुगलक दोनों ही उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रधान रक्षक या गवर्नर थे, और गयासुद्दीन तुगलक को विद्वानों का सम्मान करना आता है। इसने विद्वानों को 1,000 टंका यानी 1,000 चांदी का सिक्का बतौर पेंशन दिया है। यह पहला सुल्तान है जो सर्वसम्मति से सुल्तान बना। क्या बना? सर्वसम्मति से सुल्तान बना। यह एक कुशल सैनिक है, कुशल सेनापति है और सैनिकों का बहुत ख्याल रखता है। इसने सैनिकों के वेतन रजिस्टर की जांच खुद से करना शुरू किया। इसने सैनिकों को मुक्ता और बलि जैसे इस्लामिक टैक्सों से आजाद कर दिया, वरना पहले सैनिक के तनख्वाह से मुक्ता और बलि जैसे धार्मिक इस्लामिक टैक्स काटे जाते थे। इसकी प्रशासनिक नीति को हम रस्म मियानी कहते हैं, जो उदारवाद की नीति है, और मध्यम मार्गीय नीति इसको भी कहते हैं। ये सैन्य अभियान भी करेगा। इसका पहला सैन्य अभियान बारंगल पर होगा, GAL बारंगल पर होगा 1321 में। इसका सेनापति मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां होगा, जो इसका बेटा है, और प्रताप रुद्रदेव को इसने पराजित किया। वारंगल को हरा करके इसने वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाने वाला पहला दक्षिण भारतीय राज्य है वारंगल। इसने वारंगल का नाम बदल करके क्या कर दिया? सुल्तानपुरी कर दिया। 1323 में ये मदुरई को जीतेगा और मदुरई को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा। 1324 में ये जाजनगर का अभियान करेगा। जाजनगर उड़ीसा में है, और यहीं पर राजमुंदरी के अभिलेख में जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं को क्या कहा है? दुनिया का खान कहा है। क्या कहा है? दुनिया का खान कहा है। 1324 बंगाल एक्सपीडिशन, ये मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था। इस अभियान पे जाते समय इसका झगड़ा हो गया हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब से, और जब जीत करके आया और जब इसने कहा सैनिकों से जाओ जाकर के औलिया से कह दो कि दिल्ली खाली कर दे, तो निजामुद्दीन औलिया साहब, क्योंकि ये तुगलकाबाद पहुंच गया था और तुगलकाबाद के बाद दिल्ली ही तो है, तो गए औलिया साहब के इसके सिपाही गए, बोले ए सुल्तान आ रहे, बोले दिल्ली खाली कर दो, तो फांसी दे देंगे सुल्तान। इसने कह दिया कि जाके कह देना अपने सुल्तान से कि हुजूर दिल्ली बड़ी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्था। ये पूछा हुआ सवाल है और बार बार पूछा हुआ सवाल है। तो मोहम्मद बिन तो उस दिन जो है जब ये जीत करके आया, तो इसके जीतने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था, रंगारंग कार्यक्रम, नाच गाना चल रहा था। और रात में जब ये सोया, तो जो लकड़ी का महल इसके बेटे ने बनवाया था इसके स्वागत के लिए, वो लकड़ी का महल अचानक रात को हाथियों के झुंड ने उस पर हमला किया और महल ध्वस्त हो गया, सुल्तान मारा गया। और अब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनेगा। कौन बनेगा सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। उपाधि जौना खां, इसको दुनिया का खान भी कहा जाता है, इसे उलुग खां भी कहा जाता है। इसे असफलताओं का राजकुमार, धनवानों का युवराज, पढ़ा लिखा बेवकूफ, रक्त पिपासु, ये सब नाम कहा जाता है। और बर्नी इसे इन सब से बढ़कर के काफिर कहता है। दरअसल बर्नी थोड़ा सा कट्टर मुस्लिम इतिहासकार है, इसलिए बर्नी इसकी खूब बैंड बजाई है। हालांकि थोड़ा सा पागल भी था। इसके जीवन में 4-5 घटनाएं हैं। यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था और धर्मनिरपेक्ष सुल्तान था। ये होली खेलता है, ये गंगा जल पीता है, और ये इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसको बिहेवियरल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। ये पहला आदमी जो चाहता है कि धर्म पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। पूछा हुआ सवाल है आपसे कि किस सुल्तान ने धर्म पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, तो उसका जवाब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके लिए इसने काजी, जो कि न्याय और धर्म दोनों देखता है, इसने दिल्ली के काजी को बदल दिया। इसने दिल्ली के काजी की जगह एक नया मुसलमान को काजी बनाया,
जो विदेशी मुसलमान था, नाम था इब्न बतूता। नाम क्या था इसका? इब्न बतूता। और इब्न बतूता को इसने, जो मोरक्को का निवासी था, इसे इसने दिल्ली का नया काजी बनाया। इब्न बतूता ने अपनी आत्मकथा लिखी है रिहला, जो आत्मकथा के साथ साथ ट्रैवलॉग है, यानी यात्रा वृत्तांत है। इसने 5-6 काम किए, सबके सब फेल। पहला काम, इसने राजधानी चेंज किया। कहां से कहां? दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद से फिर दिल्ली। काहे किया? कहा यार कल्चर यूनिटी चाहिए। यह भी क्या हो गया? फेल हो गया। इसके बारे में कहा जाता है कि जितने लोग दिल्ली से गए चले थे उसके आधे दौलताबाद पहुंचे, और जितने दौलताबाद से चले थे उसके आधे दिल्ली पहुंचे। यानी पूरे राजधानी चेंज में जनसंख्या पर पूर्ण नियंत्रण, जनसंख्या पर पूर्ण नियंत्रण, राजा का कहानी खत्म है यहां पर। अब अगला, इसने दुआब में कर बढ़ा दिया, और जैसे ही कर बढ़ाया वैसे ही अकाल पड़ गया, और अकाल के कारण किसानों ने उग्र विद्रोह कर दिया। और जब किसानों ने विद्रोह किया तो यह व्यवस्था भी फेल हो गई, बल्कि इसे उल्टा और किसानों को ऋण देना पड़ा। तो इसने तकावी और सौंधर नामक 2 एग्रीकल्चरल लोन, कृषि ऋण दिया। इसने अगला काम किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। सोने और चांदी की जगह तांबे का सिक्का चलाया, और लोगों ने अपने घरों में सिक्के ढालना प्रारंभ कर दिए, जिससे अर्थव्यवस्था में काला धन, जाली मुद्रा आ गया और अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। अर्थव्यवस्था में काला धन आने से अर्थव्यवस्था गिर गई। इसने कराची और खुरासन 2 जगहों पर अभियान चलाया है, और दोनों ही असफल रहे। बल्कि मिलिट्री अभियानों के लिए इसने 50,000 नए सैनिक भर्ती किए, और उनको 1 साल का एडवांस सैलरी दिया। वो सब पानी में गया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, और विद्रोहों से परेशान होकर के ये ईश्वर की शरण में जाएगा, और ये अब तक जो धर्म को दबा रहा था, अब धर्म का सहारा लेगा, और ये बोलेगा अल सुल्तान अल जिल्ली अल्लाह और अमीर उल मोमिनीन। यानी इसने भी कहा कि सुल्तान खुदा की परछाई है। अपने सिक्कों पर लिखवाया कि अल सुल्तान अल जिल्ली अल्लाह, और इसने स्वयं को खलीफा वाली उपाधि दी। जब ये मरा है तो इसकी मृत्यु पर बदायूनी कहता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक, इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए। बर्नी इसे आदर्श मुस्लिम शासक कहता है, और इसे सल्तनत काल का जयसिंह भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अनेक नक्षत्रशालाओं का रचना करवाया, निर्माण कराया। इसे भवन निर्माताओं का राजा कहा जाता है। आरसी मजूमदार ने इसे धर्मांध सुल्तान भी कहा है, मोस्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सुल्तान। ये हिंदू मां और मुस्लिम पिता की संतान था। क्या था ये? हिंदू मां और मुस्लिम पिता की संतान है, और इसने स्वयं को एक सच्चा मुसलमान कहा। क्या कहा इसने स्वयं को? कहा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। और इसने नए विभागों का गठन किया है। कौन कौन सा? तो दारुल सिफा, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इसने दीवाने बंदगान, गुलाम विभाग। इसने दीवाने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट विभाग। इसने दीवाने खैरात, डोनेशन डिपार्टमेंट। दीवाने इमारत, पीडब्ल्यूडी और दीवाने इस्तिहाक, पेंशन डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया है। ठीक है। हाँ, ही डिक्लेयर दिल्ली सल्तनत आज इस्लामिक स्टेट। इसने दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य घोषित किया, और इसने उलेमाओं को राज्य की नीति तय करने की छूट दी। इसने कहा कि दिल्ली सल्तनत कैसा है? कहा इस्लामिक राज्य है। और अब राज्य कौन चलाएगा? कहा मौलवी चलाएंगे, उलेमा चलाएंगे, काजी चलाएंगे राज्य। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है, और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान है, एकमात्र सुल्तान है। आत्मकथा का नाम है तारीख फिरोज शाही। इसके राज्य में 1,80,000 गुलाम रहते थे, और इसने दासों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये खाली दास खरीदता है। इसका शासनकाल भ्रष्टाचार का स्वर्ण काल था, और इसने कुतुब मीनार का फिर से मरम्मत कराया है। इसने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल फैलाया, और एक नया टैक्स लिया है, हार्ब ए सुर्श, जो सिंचाई कर है, और यह उत्पादन का 1/10 था। इसने 200 से ज्यादा नए नगर बसाए, जिसमें हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद ये सब है,
जौनपुर इसने अपने बड़े भाई जौना खां की याद में बसाया था, जिसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहता है इसे? सिराज ए हिंद। इसने 1200 फलों के बाग लगवाए और 1200 सरायों का निर्माण कराया। इसने सभी गैर इस्लामिक टैक्स और टोल टैक्स चुंगी को समाप्त कर दिया। इसने 24 प्रकार के कर हटा दिए और यह पहला सुल्तान है जिसने अपने राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा भी तैयार करवाया है, इसीलिए इसको कल्याणकारी सुल्तान कहते हैं। अगला वंश है सैयद वंश। 36 वर्ष का शासनकाल। फाउंडर खिजर खां और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। खिजर खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की और स्वयं को तैमूर लंग के वंशजों का प्रतिनिधि कहा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। सैयद वंश से किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी कुछ कुछ बात देख लीजिए। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक है और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के चलाए और तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने इसी को समर्पित की है। दिल्ली सल्तनत का अगला राजवंश लोधी वंश। आइए देखा जाए लोधी वंश पहला अफगान शासक जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और सैयद वंश तुर्क वंश थे, यह अफगान वंश है। बहलोल लोदी इस वंश का फाउंडर है और इसका जन्म जो है सिजेरियन चाइल्ड है, सर्जरी से हुआ है। यह राजगद्दी पर नहीं बैठता है, यह दरबारियों के साथ नीचे जमीन पर बैठता है और अपने अधीनस्थों को अपना सहकर्मी मानता है। इसकी वजह से सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में मर्यादा में गिरावट आई। इसने चांदी का बहलोली सिक्का चलाया जिसका मूल्य 1/4 टंका था और अकबर के शासनकाल तक चलता रहा। सिकंदर लोदी 1489 से, इसके बाद इसका बेटा राजा बनेगा सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक, और ये सबसे महानतम, सबसे योग्यतम और सबसे योद्धा शासक था लोधी वंश का। इसने तुर्की राजत्व को अपनाया और सिंहासन पर बैठा, सुल्तान के पद और गरिमा में वृद्धि की। यह कहता है कि मैं अगर अपने किसी गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो मेरे एक इशारे पर मेरे दरबारी उसे कंधे पर उठा लेंगे। ये कविता लिखता है गुलरुखी उपनाम से और ये भी फिरोज शाह तुगलक की तरह धर्मांध शासक है। इसने पीरों की मज़ारों पर महिलाओं का प्रवेश बंद करा दिया। इसने मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना बंद कर दिया और ये कहता है कि मुसलमानों, हिंदुओं की सेवा मत करो, उनके घर में काम मत करो, उनके दाढ़ी हजामत मत करो। इसने ज्वाला देवी पर आक्रमण किया और मूर्ति को तोड़ करके कसाईयों में बांट दिया कि लो इससे मांस तोलना। इसने हिंदुओं के थानेश्वर के मेले पर भी क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है और 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी को 1506 में दिल्ली से आगरा ले गया। इसका शासनकाल इसकी सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था के जाना जाता है। इसने अनाजों पर से चुंगी टोल टैक्स हटा दिया और इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। इसके शासनकाल में तिब ए सिकंदरी नामक एक आयुर्वेदिक बुक और लज्जत ए सिकंदरी नामक एक फारसी किताब का ट्रांसलेशन कराया गया है। इसने शाही मस्जिदों को इतना पैसा दिया और उनसे कहा कि शिक्षा के केंद्र के रूप में खुद को विकसित कीजिए। और इसी के शासनकाल में इसके मंत्री या इसके सेनापति मियाँ भुआ ने मोठ की मस्जिद बनवाई है जो दिल्ली में है, जो लोधी काल के कला का बेहतर नमूना है। इसने लंबाई नापने का एक पैमाना चलाया है जिसे गज ए सिकंदरी कहते हैं और गले के कैंसर के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी। यह लोधी वंश का और पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। 1517-18 में इसका युद्ध होगा महाराणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के बीच और इब्राहिम लोदी हार जाएगा। इसके बाद इसका युद्ध होगा पानीपत का 1526 में बाबर के साथ। इस युद्ध में यह पराजित हुआ और युद्ध के मैदान में मारा गया और लड़ाई के मैदान में मारा जाने वाला यह एकमात्र शासक था। बाबर ने 1526 में तोपों का प्रयोग किया है, चकमा देने की पद्धति अपनाई है, तुगलमा युद्ध पद्धति को अपनाया है और यह तुगलमा उसने उज़्बेकों से सीखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और
हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है विजयनगर और भक्ति सूफी आंदोलन भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक। आपको मैंने कहा था कि आज बहुत लंबी क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि पैरों में थोड़ी तकलीफ है, चोट लगा, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। फिर भी मैं पढ़ा ही रहा हूं लगातार, क्या करें, शिक्षक होना जिम्मेदारी है, यहां अपने पर्सनल ग्रीवांसेज के लिए कोई जगह नहीं है। खैर, आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करें, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपने पूरा मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत और प्री मिडाइवल एक साथ एंजॉय किया होगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे, एक और सेशन आपको मिलेगा मिडाइवल का, उसमें हम लोग पूरा मुगल साम्राज्य बाबर से लेकर औरंगजेब तक, विजयनगर और भक्ति सूफी आंदोलनों की बात करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद।